ईरान और इजराइल की जंग आज छठे दिन को पार कर रही है। 5 दिन के बाद ईरान एक तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलें मारने लगा है, तो दूसरी ओर इजराइल का निशाना ईरान की वो फोर्दो न्यूक्लियर साइट है जहां आरोप है कि ईरान ने 84% तक यूरेनियम संवर्धन कर लिया है। लेकिन फोर्दो की न्यूक्लियर साइट पर अटैक फिलहाल इजराइल के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो जमीन से 90 मीटर नीचे कंक्रीट की फौलादी दीवारों में महफूज है। इसे लेकर अब चर्चा यह है कि या तो इजराइल कमांडो ऑपरेशन करके फोर्दो साइट न्यूट्रलाइज करेगा, या तो अमेरिका के B-2 बॉम्बर GBU-57A बम वहां गिराए जाएंगे, जो सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। इसी आशंका में ईरान ने आज साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो ईरान का अगला निशाना अमेरिकी सैन्य ठिकाने होंगे जो खाड़ी भर में फैले हुए हैं। उधर खबर है कि अमेरिका ने 3 दर्जन जेट्स यूरोप की ओर रवाना किए हुए हैं। जंग के बढ़ने की आशंका में दूसरे देशों का रुख भी अब सामने आने लगा है। रूस ने साफ कर दिया है और साफ लहजे में अमेरिका को चेतावनी दी है कि जंग में शामिल होना तो दूर, किसी तरह की मदद भी न दे। यह फिलहाल पहले एक तस्वीर दिखा देते हैं कि क्रोएशिया पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 की समिट के बाद कनाडा से निकलकर अब क्रोएशिया पहुंच गए। नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे, पहले साइप्रस, उसके बाद G7 की समिट में शामिल होने के लिए कनाडा गए और अब क्रोएशिया यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने G7 की बैठक के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप से भी 35 मिनट फोन पर बात की और वहां पर साफ कर दिया उन्होंने कि किसी भी तरीके से किसी की भी मध्यस्थता सहन नहीं की जाएगी और इसकी जरूरत भारत को नहीं है। और अब एक दिन का क्रोएशिया का दौरा प्रधानमंत्री का, क्रोएशिया के ज़ाग्रेब में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी यूरोपियन यूनियन की तरफ भी भारत का रुख है ट्रेड डील के लिए, और साइप्रस के पास चेयरमैनशिप यूरोपियन यूनियन की जा सकती है अगले बरस, जिसके चलते वहां पर भी बातचीत की गई थी। यह बड़ी खबर इस वक्त कि प्रधानमंत्री मोदी G7 की बैठक में शामिल होने के बाद अब क्रोएशिया पहुंचे। क्रोएशिया में भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा होगा। अब तक क्रोएशिया में भारत के कोई भी प्रधानमंत्री का दौरा नहीं हुआ था, पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया गए हुए हैं। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बात होगी। अब लौटते हैं हमारी खबर की तरफ। जो युद्ध अब खत्म होने का नाम फिलहाल नहीं ले रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के अलग अलग देश भी उसमें अपनी भूमिका रख रहे हैं। जिस तरीके से रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने साफ शब्दों में कहा है कि रूस इजरायल और ईरान दोनों के संपर्क में है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजरायली हमले के खिलाफ ईरान के पलटवार को जायज बताया है। और ऐसी सूरत में आज दंगल में हम दुनिया के 3 देशों से जुड़ रहे विशेष मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। ईरान के जिस सुप्रीम लीडर खोमेनी को लेकर ट्रंप ने कहा था कि उन्हें पता है कि खोमेनी कहां है, बस खत्म नहीं कर रहे हैं, उसी खोमेनी ने थोड़ी देर पहले अपने मुल्क के नाम पैगाम में अमेरिका को करारा जवाब दिया है। क्या ईरान इजराइल जंग में शामिल होगा अमेरिका? क्या ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट ध्वस्त करेगा अमेरिका? अमेरिका ने यूरोप में क्यों भेजे अपने 3 दर्जन जेट विमान? क्या अब खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा ईरान? सवालों की ये तमाम लपटें उन बारूदों से उठ रही हैं जो ईरान और इजराइल की जमीन पर धधक रही है। पांच दिन के बाद ईरान इजराइल की जंग नए चरण में पहुंच चुकी है, क्योंकि पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने ऐलान जंग किया है। पहली बार ईरान ने हाइपरसोनिक फतह 1 मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया है। पहली बार ईरान ने इजरायलियों को वार्निंग देकर प्रहार किया है। पहली बार ट्रंप के सरेंडर अल्टीमेटम पर ईरान की अमेरिका को लास्ट वार्निंग दी गई है। इस तरह ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में तबाही का खतरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। कल तक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बिना शर्त सरेंडर करने की बात ईरान के सामने रख रहे थे। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने सोशल मीडिया पोस्ट करके ऐलान जंग कहा है। खामनेई के छिपने का सुराग पता होने और फिलहाल जान से नहीं मारने के ट्रंप के दावे से बिना डरे ईरान आक्रामक हो चुका है। ईरान की जमीन से इजराइल के निशाने पर हाइपरसोनिक फतह 1 मिसाइल लॉन्च होने लगी।
यूएन में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ईरान पर हमलों में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल है, तो हम अमेरिका की हिमाकत का करारा जवाब देना शुरू कर देंगे। ईरान की ओर से यह बयान इस जंग में अमेरिका के सीधे तौर पर शामिल होने की आशंका के मद्देनजर दिया गया है। इजराइल से जंग में अमेरिका की दखल का डर ईरान को इसलिए बना हुआ है क्योंकि इजराइल ने फिर साफ किया कि अब उसका टारगेट सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स है और उनमें एक है फोर्डो का अभेद्य किला। यह है ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट। ईरान का सबसे गुप्त और महफूज न्यूक्लियर प्लांट फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, जो तेहरान से करीब 200 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के करीब जमीन से 90 मीटर नीचे की गहराई में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का दावा है इसी न्यूक्लियर प्लांट पर ईरान ने सबसे तेजी से यूरेनियम का संवर्धन किया है, जो एटम बम बनाने के लिए जरूरी 90% के संवर्धन से थोड़ा ही कम, करीब 84% तक हो चुका है। ईरान ने इस प्लांट को कितना महफूज बनाया, अंदाजा ऐसे लगाइए कि अब तक इजराइल के 2.25 क्विंटल वजनी और 1 मीटर तक कंक्रीट भेजने में सक्षम MPR 500 बमों की बमबारी से भी इसका बाल बाका नहीं हो सका है, क्योंकि इसके लिए इजराइल को बंकर बस्टर बम चाहिए जो 60 मीटर तक की कंक्रीट को भी मक्खन की तरह चीरकर टारगेट को तबाह कर सके। 20 फीट से ज्यादा लंबे और 13,000 किलो से ज्यादा भारी GBU-57 AB बम लेजर सेंसर और भारी भरकम वॉरहेड के साथ 4 विंग्स और 4 स्टेबलाइजर फिन्स के साथ टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। लेकिन इजराइल के तमाम फाइटर जेट्स के पास ये ताकत नहीं कि इतने भारी भरकम बम को ईरान के ऊपर गिराया जा सके। इसके लिए ईरान को अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर की दरकार है जो इस बम से बमबारी कर सके। अमेरिका के ये सबसे घातक बम 60 मीटर मोटी कंक्रीट को भेज सकते हैं। हालांकि फोर्डो प्लांट जमीन से 90 मीटर नीचे कंक्रीट की दीवारों में महफूज है, लेकिन लगातार 2 GBU बमों के इस्तेमाल से इसे तबाह किया जा सकता है। आशंका इसी फोर्डो प्लांट को तबाह करने के लिए अब इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर आने वाला है। G7 की बैठक से जल्द निकलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ बड़ा होने वाला जो बयान दिया था, उसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल के फोर्डो टारगेट को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका अपने बॉम्बर्स भेज सकता है। ईरान पर इजराइल के हमले के पीछे अमेरिका का हौसला है और ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन क्या अमेरिका अपने बॉम्बर भी इजराइल के समर्थन में भेजने वाला है? इसकी आशंका बढ़ गई है क्योंकि फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक पिछले 3 दिन में अमेरिका के बेस से कम 30 अमेरिकी सैन्य विमान यूरोप की ओर भेजे गए। ये सभी अमेरिकी सेना के टैंकर विमान हैं जिनका इस्तेमाल बॉम्बर्स और जेट में रिफ्यूलिंग के लिए किया जाता है। इनमें से कम 7 KC-135 विमान हैं जो स्पेन, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में अमेरिकी एयरबेस पर भेजे गए हैं। इससे पहले अमेरिका ने अपना युद्धपोत निमित्ज भी खाड़ी की ओर रवाना कर दिया था, जिससे लगता है कि अमेरिका ने पहले से जंग के हालात को देखते हुए तैयारी कर रखी थी। ईरान की ओर से अमेरिकी सेना पर हमले की सीधी चेतावनी जारी होने के काफी पहले से अमेरिका ने तैयारियां शुरू कर दी थी। खाड़ी से लेकर यूरोप तक के मिशन, दूतावास और मिलिट्री बेस अलर्ट पर हैं, क्योंकि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमले शुरू किए तो सबसे पहले उसके निशाने पर इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने होंगे, क्योंकि वहां ईरान समर्थक विद्रोही गुट भी मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान की ओर से संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कतर जैसे मुल्क में मौजूद अमेरिका की मिलिट्री बेस पर हमले हो सकते हैं। इसके अलावा जो खतरा है कि हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिका पर हमले शुरू कर सकते हैं, तो खुद ईरान होर्मुज की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों को निशाना बना सकता है और तब जंग बहुत अधिक भड़क सकती है, जो ईरान, इजराइल और अमेरिका ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के अलावा एशिया और पूरी दुनिया को भारी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। कुल मिलाकर ट्रंप की भूमिका को लेकर कई सवाल इस पूरे मामले पर उठाए जा रहे हैं, तो 3 सवालों के साथ हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। पहला सवाल कि क्या ईरान इजराइल की जंग में क्या अब अमेरिका शामिल होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि रियल एंड उन्हें चाहिए। यह रियल एंड क्या है यह समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल, क्या ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने की अफवाह फैलाई गई है? कई सालों से यह बार बार कहा जा रहा था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाएगा, क्या यह अफवाह है? इसको लेकर भी हमारी चर्चा होगी। और ईरान के समर्थन में आखिरी सवाल, तुर्की और रूस के बयानों का कुछ असर होगा? साफ शब्दों में रूस ने कहा है कि इस तरीके से लड़ाई होना ठीक नहीं है। क्या इसके बावजूद अमेरिका इस युद्ध में उतरेगा? इन सवालों के साथ हम हमारे पैनल के पास जाएंगे और ये सवाल पूछेंगे। पहला सवाल,
मेरा यही साफ नजर आ रहा है यहां पर भरत बराई, कि क्या जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और 2 दिन में जिस तरीके से माहौल बदल गया। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप कहने की कोशिश कर रहे थे कि सीज फायर होना चाहिए और अब वो कह रहे हैं कि रियल एंड चाहते हैं। खोमेनी को धमकी दे रहे हैं कि मुझे पता है कि आप कहां छुपे हुए हैं, हम कभी भी आपको मार सकते हैं। यह बदलाव किस तरीके से हुआ 2 दिन के भीतर? ऐसे बदलाव तो नहीं है। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि सीज फायर होना चाहिए, उसके साथ उन्होंने वो भी बोला था अनकंडीशनल सरेंडर। वो चाहते थे कि ईरान अपना जो परमाणु हथियार बना रहे हैं उनको बंद कर देना चाहिए और उनकी जो नटान्स और फोर्डो की फैसिलिटीज़ है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ, अगर वो ईरान मान जाता कि हमको ये परमाणु हथियार नहीं बनाना है, जो सब यूरोपियन देशों ने भी बोला है। अब G7 में जो स्टेटमेंट इश्यू हुआ उसमें भी उन्होंने बोला है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। और सभी अमेरिकी राष्ट्रपति, ओबामा हो, बुश हो या क्लिंटन हो और अभी बाइडन, सबने ये बताया है कि ईरान के हाथ में परमाणु हथियार नहीं आने चाहिए, क्योंकि ईरान का जो रेजिम है वो सबको धमकी दे रहा है, इजराइल को धमकी दे रहा है कि हम आपको ख़त्म कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे। और अगर अब ईरान के हाथ में परमाणु हथियार आ गए तो सारा यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए भी वो खतरा हो सकता है। तो वो तो जो सीज फायर की बात कर रहे थे वो कंडीशनल थी कि उनको अपने परमाणु हथियार दे देने पड़ेंगे। अब ईरान तो उसके लिए तैयार नहीं है, तो नंबर 2 अल्टरनेटिव ये है कि उसकी ये जो नटान्स और फोर्डो की जगह है उसको ख़त्म कर दिया जाए। भरत, आपसे ये सवाल इसलिए भी बनता है, मुझे जहाक तनवीर के पास भी जाना है, वो मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट है और इस पूरी कार्रवाई को लेकर वो किस तरीके से देखते हैं ये उनसे भी जानना है। लेकिन भरत, मुझे एक सवाल आपसे बार बार ये पूछना है, क्योंकि नेतन्याहू का ये स्टेटमेंट कोई पहली बार नहीं है। पिछले 10-15 साल से कई बार वो ये कह चुके हैं कि अब कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में ईरान के पास न्यूक्लियर मिसाइल आ जाएगा, उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा। मार्च महीने में अमेरिका की जो तुलसी गबार्ड है, उनका जो स्टेटमेंट आया था उसमें वो कह रही थी कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिससे हम कह सकते हैं कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स उनके पास है। लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है, हमें लगता है कि उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। कहीं ये दूसरा इराक तो साबित नहीं होगा? उसका डर नहीं लगता आप लोग को? क्योंकि इराक में भी कहा गया था कि केमिकल वेपन्स है, अटैक हुआ, इराक को तबाह किया गया और उसके बाद पता चला कि वहां पर तो केमिकल वेपन्स मिले ही नहीं। वो इंटेल पूरी तरीके से गलत निकला। ऐसा है कि वो इंटेलिजेंस में 2 था, क्योंकि सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के जो मेंबर है और एक सेनेटर हमारे दोस्त थे, हमने ये सवाल उनको भी ये पूछा था। उसमें 2 चीज़ हो गई। जो अमेरिका का इंटेलिजेंस था कि इराक के पास केमिकल वेपन्स हैं, वो इंटेलिजेंस आई थी इंटरसेप्ट से। तो क्या हुआ था कि उनके जो साइंटिस्ट थे इराक के, वो बहुत घबराते थे सद्दाम हुसैन से, और सब सद्दाम उससे पूछते थे कि ये तैयार है केमिकल वेपन्स, तो वो जवाब दे रहे थे कि हाँ तैयार है। लेकिन वो झूठा जवाब दे रहे थे, क्योंकि वो घबराते थे कि अगर उन्होंने बोला कि हमारे पास केमिकल वेपन्स हमने तैयार नहीं किया है तो सद्दाम उसे उसको गोली मार देता। तो इंटरसेप्ट तो फ्रेंच इंटेलिजेंस, रशियन इंटेलिजेंस, ब्रिटिश इंटेलिजेंस, अमेरिकी इंटेलिजेंस सब ने किया था। और मैं आपको बताता हूँ कि ये सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के जो मेंबर है, हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बताया था। अब ईरान के बारे में उन्होंने जो एनरिचमेंट किया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी बताया है कि वो 84% तक पहुंच गए हैं। अगर उन्होंने 90% कर दिया तो उनको एक बम बनाना होगा और बम बना के उसको मिसाइल पर लगाना होगा। तो ये बात सही है कि कभी 8-9 यूरेनियम एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र जेडी वांस ने भी किया हुआ है, लेकिन बार बार बात निकलकर यही आती है कि एक तरफ तुलसी गबार्ड जो डायरेक्टर है यूएस इंटेलिजेंस की, वो कह रही है कि हमारे पास इस तरीके का कोई सबूत नहीं है कि उनके पास न्यूक्स है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि वो है और वो हम करेंगे। जहाक तनवीर, यहीं पर सवाल उठता है कि आखिरकार क्या इस वक्त मिडिल ईस्ट एक बार फिर पूरे युद्ध की स्थिति में पहुंच चुका है? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति 2 दिन पहले कह रहे थे कि पूरी तरीके से सीज फायर होना चाहिए और अब जाकर हम देख रहे हैं
कि सीधे शब्दों में वो कह रहे हैं कि खमेनी, आप, हमें पता है कि आप कहां छुपे हुए हैं, हम आपको कभी भी मार सकते हैं। देखिए, बात यहाँ पर तो यह है कि ईरान ने अभी तक 60 से 84% तक उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया। ये कोई रूमर नहीं है। 2018 में एक इंटरव्यू हुआ था मोहम्मद बिन सलमान का, सऊदी क्राउन प्रिंस का। उसमें उनसे बाकायदा पूछा गया था कि अगर ईरान न्यूक्लियर बनाता है तो क्या आप भी न्यूक्लियर बनाएंगे? तो उन्होंने इस चीज को एडमिट किया था, और ये सारी दुनिया की इंटेलिजेंस कम्युनिटीज जानती है कि ईरान के पास यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, और वो तकरीबन 1 साल के अंदर वो ये रीच कर लेंगे और वो बॉम्ब, एटॉमिक बम वो बना लेंगे। तो ये सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, सिर्फ ये इज़राइल के लिए नहीं है। क्योंकि इज़राइल आज से ईरान आज से नहीं बल्कि कई ज़माने से ये बात बार-बार कहता आ रहा है कि हमारा जो एटॉमिक बम होगा ये इज़राइल को कंप्लीटली वाइप ऑफ करने के लिए हम ये बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि किसी कंट्री के सामने और ये बार-बार पब्लिक में रिट्रेट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हमारा बॉम्ब बनाने का मकसद ये है कि आपको कंप्लीटली हम वाइप ऑफ करेंगे, तो ऑब्वियसली इज़राइल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और फिर इसका रिटेलिएशन हम देख रहे हैं। तो ये प्रीएम्प्टिव अटैक्स इज़राइल ने किए हैं और मिडल ईस्ट सारा देख रहा है, और ये फुल ब्लोन वॉर हो सकती है जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि मिसाइल्स एक दूसरे की तरफ जो है फायर हो रहे हैं। और रही बात जो आपने पहला सवाल किया था कि ईरान और इज़राइल ये क्या इसमें यूएस इन्वॉल्व होगा? तो देखिए, कासिम सुलेमानी को और अबू महदी मुहंदिस को ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में इनको एलिमिनेट किया था। तो उस टाइम पर भी ईरान की तरफ से बहुत सारे थ्रेट्स आए थे, बहुत सारी धमकियाँ आई थी, मगर एज़ सच कोई सब्सटैंशियल उसमें एक्शन नहीं हुआ है। तो इसी वजह से बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही मानना है कि ईरान इज़ अ पेपर टाइगर। तो ईरान की ये धमकियाँ तो होती रहती है, मगर सब्सटैंशियल ये ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। नौरेन बेंजामिन, क्या आप चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो बंकर बॉम्ब तो आपके पास है नहीं, और जिसके चलते अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी तहस नहस करनी है तो अमेरिका को उतरना पड़ेगा। अब तक तो अमेरिका ने सिर्फ धमकी ही दी है, लेकिन उनका जिस तरीके से मूवमेंट शुरू हो चुकी है, माना जा रहा है कि शायद वो इसमें उतर पड़े। क्या इजराइल चाहता है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो? देखिए, पहले दिन से जब वॉर शुरू हुआ है तभी से आज तक, कल तक, आप लोग जो मिसाइल, जो इसराइल की तरफ से मिसाइल आ रहे हैं, उस मिसाइल में बहुत कम हुआ है। पहले दिन जो 100-200 मिसाइल ईरान की तरफ से आ रहे थे, आज कल के दिन, आज ही सवेरे 7 या 8 तक आ गया है। उसका मतलब यही है कि इसराइल ने जो अटैक किए हैं वो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे उनके मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल जहां पे उन्होंने छुपाए हैं, वो पूरे तबाह कर दिए हैं। और रही बात अमेरिका की, तो फिलहाल में तो अमेरिका वैसे भी, पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका इसराइल के साथ है, मगर इस जंग में पहले दिन से ही इसराइल अकेला लड़ते आया है। और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि जब ये वॉर शुरू होने के पहले अमेरिका और ईरान के बीच में 60 दिन तक का दिन था जिनमें डायलॉग चालू था। 60 डेज, 61 डे पे इसराइल ने अटैक किया है। तो ये बात और है। दूसरी बात यह है कि 7-8 साल पहले इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से स्मगल्ड सीडीज और डॉक्यूमेंटेशन जो इनके न्यूक्लियर वेबसाइट से, न्यूक्लियर साइट से, वो पूरी दुनिया को बताए थे। तो पूरी दुनिया को पता है कि इनका लक्ष्य क्या है, इन्हें क्या करना है। पहले ही दिन से ईरान के जो खामेनी है, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के नक्शे से इसराइल को खत्म करना है, यहूदियों को खत्म करना है। तो वो डायरेक्टली ना करके वो प्रॉक्सी वॉर्स करते हैं, हमास को लेके, हिजबुल्लाह को लेके, फिर हुतीस को भी बीच में लाया है। अब आप देख लीजिए कि हमास आधा खत्म हो गया है, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया है, उनके बड़े बड़े लीडर्स को खत्म कर दिया है, और हुतीस को भी बहुत बड़ी मार पड़ी है इसराइल अकेले ने। मगर ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। जब उनका जो यूरेनियम, जो न्यूक्लियर बम बनाने का जो टारगेट है वो बढ़ रहा है, पूरी दुनिया को पता है, और वो अगर नहीं रुकाते हैं तो बट नेचुरली कि वो लोग इसराइल को तबाह कर देंगे। चलिए, मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त ईरान से हमारे साथ में प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये प्रोफेसर है अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी कॉम से, ईरान से वो इस वक्त जुड़े हुए हैं। और चूंकि ईरान में इस वक्त स्थिति ऐसी है कि इंटरनेट कनेक्शन ठीक से नहीं चल रहा है, तो उनसे मुझे पहले बात करनी पड़ेगी। प्रोफेसर जाफरी, आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे बात कर रहे हैं। इसके लिए हम ये समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है और
पहले सीज फायर की बात कर रहा था, उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि हम रिजीम चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरीके से ध्वस्त हो और आप इसको मान ले। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ईरान इसको किस तरीके से देखा? देखें, अगर कोई भी अक्लमंद इंसान इस वक्त अमेरिका के ऊपर भरोसा करता है तो हमें उसकी अक्लमंदी के ऊपर और उसकी समझ के ऊपर सवाल उठाना चाहिए। अमेरिका के पिछले 20 इयर्स का आप रिकॉर्ड देख लें, उसने इराक में क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया, लीबिया में क्या किया, सब जगह उसने झूठ कहा। और बाद में इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ने बताया कि इराक में ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस थे, ना लीबिया में जो गद्दाफी है जिसके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे वो इल्जाम सही थे, ना अफगानिस्तान। अमेरिका ने क्या किया, पूरी दुनिया में तबाही मचाई, मिलियंस ऑफ लोग मर गए, मिलियंस ऑफ लोग बेघर हो गए। ये अमेरिका की रियलिटी है। तो अगर कोई अक्लमंद इंसान इस वक्त ये सोच रहा है कि अमेरिका सच बोल रहा है, तो यानी हम उसके बारे में क्या कहें? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज के उनके क्लेम्स देखें क्या है। पहला क्लेम उनका क्या है कि अमेरिका, ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। पहली चीज तो ये है कि आप मुझे बताएं कि एनपीटी जो है, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, वो किसने साइन किया है? ईरान ने या इजराइल ने? ईरान ने किया, इजराइल ने साइन नहीं किया है। मिडिल ईस्ट में बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब किसके पास है? इजराइल के पास के ईरान के पास? इजराइल के पास है। आप दोनों कंट्रीज को देखें तो दोनों कंट्री में ऑक्यूपाइंग कंट्री कौन सी है? दोनों कंट्री में सबसे ज्यादा जुल्म करने वाली कंट्री कौन है? 30,000 बच्चों को उन्होंने मार दिया है। 30,000 बच्चे आप जानते हैं कितने होते हैं? 30,000 बच्चे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि जो इजराइल इस वक्त कर रहा है, जो गाजा में किया जा रहा है, वो जेनोसाइड है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है जेनोसाइड है। इजराइल एक ऐसी कंट्री, आप सोचें, महात्मा गांधी ने सही कहा था। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, सब इजराइल के खिलाफ थे, लेकिन अफसोस की बात है कि वो गांधी के सिद्धांतों को छोड़ के आज दुनिया अमेरिका और इजराइल के तलवे चाटने में लग गई है। आप, महात्मा गांधी ने क्या कहा था हिंदुस्तानियों से? कहा कि मैं कभी भी इजराइल को कबूल नहीं करूंगा। और जिस तरीके से पैलेस्टाइन पैलेस्टीनियंस के लिए है, जिस तरीके से इंग्लैंड इंग्लिश के लिए है। जी बोलिए, बोलिए, मैं प्रोफेसर जाफरी, दो सवाल इसको लेकर है। देखिए, भारत की भूमिका इसमें बड़ी स्पष्ट है कि भारत युद्ध नहीं चाहता और उन्होंने यही कहा है कि किसी भी तरीके से युद्ध की स्थिति नहीं होनी चाहिए। भारत के विदेश मंत्री ने इस मामले में ईरान के विदेश मंत्री से बात की और इजराइल से भी इसके बारे में बात हुई है। लेकिन जो अमेरिका सवाल उठा रहा है, मैंने जेडी वांस का ट्वीट देखा है, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, और उनका यह कहना है कि न्यूक्स तो फिलहाल ईरान के पास नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो 84% तक पहुंच चुका है, यानी न्यूक बॉम्ब बनाने से ज्यादा दूर ईरान नहीं है। अमेरिका कहने की कोशिश कर रहा है कि इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। जिस तरीके के स्टेटमेंट्स जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमारे यहां पर पैनल में किया जा रहा था कि इजराइल को धमकी दी जा रही है कि हम तो न्यूक इसलिए बनाएंगे ताकि हम इजराइल को तबाह कर सके, जिसके चलते यह मामला एस्केलेट हुआ है, यह माना जा रहा है। इसको लेकर आपने जो भी कहा है, आपने जो भी कहा है कि ईरान ने यह कहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम इजराइल को तबाह कर देंगे, किसका स्टेटमेंट है? ये झूठ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं 2002 में लंदन में स्टूडेंट था, वहां पर मैं पढ़ रहा था। उस जमाने में टोनी ब्लेयर ने एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि 1 वीक में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, 1 वीक में। अभी 2025 है, सेम गोली दोबारा बेची जा रही है। और ये बेवकूफ लोग हैं पूरी दुनिया में जो जिसने 20 साल से झूठ बोला, झूठ की बुनियाद पे इतने वॉर किया, एक और झूठ बोल रहा है, उसको मान रहे हैं। अभी IAEA के चीफ हैं, उन्होंने कल अर्जेंटीना में एक इंटरव्यू दिया और CNN में भी एक इंटरव्यू दिया। जानते हैं जो IAEA बॉडी है जो चेक करती है कि ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है या नहीं, वो कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान में नहीं बन सकता। और न्यूक्लियर बॉम्ब, हमने कोई बात नहीं की कि ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा है। आपको मैं एक बात बता दूं, क्योंकि आपके जो गेस्ट थे उनसे पहले उन्होंने भी कुछ चीजें कही थी, मैं जल्दी जल्दी क्लियर कर देता हूं एक एक बात। पहली चीज तो ये है कि ईरान के पास, उनसे भी पूछ लेंगे क्योंकि उनका दावा था, जहाक तनवीर का, प्रोफेसर जाफरी, जहाक तनवीर ने दावा किया था कि ईरान के तरफ से यह स्टेटमेंट आया था। जहाक तनवीर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका यह स्टेटमेंट था। देखिए, प्रोफेसर जाफरी कह रहे हैं कि आप बताइए किसका स्टेटमेंट था। बताइए, मैं वेट करता हूं। किसने कहा था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना के इजराइल को तबाह कर देंगे? एक ऑफिशियल का नाम बता दें। जी, मेरी आवाज आ रही है?
मैं ये हाँ, बता रहा हूँ बताइए। कि हाँ, मैं आइए, ये बोलिए बता रहा हूँ साहब। कि हाँ। ईरान जो हूतियों को स्पॉन्सर करता है यमन के अंदर, हूतियों का ये स्लोगन है, आप मौत ली सवाल का अमरीका, जवाब दें। मौत ली इसराइल, मौत ली अमरीका, मौत ली इसराइल, लान अल यहूद। तो इनके दावे में क्लियर है, ये यहूद पे लानत करते हैं और जो है ये इसराइल के ऊपर लानत करते हैं, अमेरिका पे लानत करते हैं। तो ये क्लेम इनका है और इनका यूरेनियम एनरिचमेंट का प्लान यही है। आज पूरी दुनिया में ईरान ये दावा करता है, मुस्लिम लीडरशिप बनने का इसका जो ख्वाब है और ये मुस्लिम लीडर जो बनना चाहता है, उसके हम्म। पीछे यही है कि इज़राइल को सफ़े-हस्ती से मिटाना चाहता है। तो ऑब्वियसली ये इनका प्लान प्रोफेसर है जाफरी और ने पूछा है कि प्रोफेसर जाफरी पूछ रहे हैं कि ईरान के किस लीडर ने यह दावा किया था कि हम न्यूक इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इजराइल को तबाह करना चाहते हैं। आपने यह दावा किया था, इसके लिए सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि ईरान के किस देखिए लीडर ने यह दावा किया था। देखिए ईरान के कुछ लीडर्स हैं जैसे कि अली लरजानी वगैरह, बहुत पहले इनके क्लेम्स आए हैं। इन लोगों ने ये कहा था कि हमारा जो प्लान है ये इज़राइल को कंप्लीटली वाइप ऑफ करना है, इज़राइल को कंप्लीटली दुनिया के नक्शे से मिटाना है। और आज मुसलमान इसी स्लोगन के पीछे रैली रैली कर रहे हैं और आज मुसलमानों को इसी स्लोगन के पीछे मुसलमानों को खुश इसी इसी वजह से किया जा रहा है कि ईरान जो है इज़राइल का दुश्मन है और ईरान के पास जब न्यूक्लियर आएगा तो फिर ये इज़राइल को खत्म कर देगा। जरा एक बार जी, अब मैं प्रोफेसर जाफरी, आपको एक बयान हम जी, सुनाना चाहते हैं। आप ही जरा बता दीजिएगा कि ये क्या जी, कहा जी, जा रहा है। जरा आपको एक बयान सुनाते हैं हम। जी, खमेनी का बयान है, जी। सुनिए। मैं आपका वीडियो देख सकता کسانی हूँ? که امور خدماتی به عهدهشون هست، کسانی که با مردم سر و کار دارن، کسانی که امور تبلیغاتی و تبیینی بر عهدهشون هست، کار خودشون رو با قوت انجام بدن و ادامه بدن و به خدای متعال توکل کنن و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم و خدای प्रोफेसर जाफरी, मैं متعال आपसे रिक्वेस्ट ملت करूंगा ایران कि رو खमेनी क्या बोल रहे हैं आप ही जरा बता حقیقت दीजिएगा। رو و حق رو बीच में नहीं به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. जी। खुदा आयतुल्लाह हाफिज। खामेनेई का ये स्टेटमेंट है जिसमें पहले तो मैं उनकी बात बता दूं कि उन्होंने ये बात, जो भाई थे हमारे, अभी मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो ये कह रहे थे कि वो उनका इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग क्वेश्चंस हैं। उन्होंने कोई भी जी। ऑफिशियल फिगर का ये नहीं कहा कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना इसलिए रहे क्योंकि हम इसराइल को तबाह करना चाहते हैं। ये टोटली फॉल्स स्टेटमेंट है, इनका इंटरप्रिटेशन है। वो जो भी अपना इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, वो इंसान आजाद है अपने इंटरप्रिटेशन करने के लिए, लेकिन कभी भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट से साबित नहीं कर सकते। मैं इनको ओपनली चैलेंज ठीक। करता हूं कि कोई भी स्टेटमेंट लेके आ जाए, मैं इनको चैलेंज करता हूं। दूसरी चीज ये कि ईरान का जो आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि वो लोग, जो लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, लोगों के पास मीडिया में, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हक को बयान करें और हक को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया का इस वक्त मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है कुछ फैमिलीज के हाथ में। वो तमाम जायनिस्ट फैमिलीज हैं और पूरी दुनिया में हक को बातिल और बातिल को हक वही बताते हैं, खुद ही मारते हैं, खुद ही जेनोसाइड करते हैं, खुद ही को विक्टिम भी बताते हैं। जिस तरीके से तबाही उन्होंने गाजा में की है, पूरी दुनिया की आंखें खुल गई हैं इस वक्त। आप सोचें, इस वक्त रैली निकल रही है पेरिस में, लंदन में, या यूएस में, कनाडा में, किसके फेवर में? जो वहां के नागरिक हैं वो ईरान के फेवर में रैली निकाल रहे हैं, ईरान के झंडे उठा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस वक्त मजलूम का साथ ईरान दे रहा है, फलस्तीन का साथ ईरान दे रहा है। अब ये जो इनका दूसरा सवाल है कि ये जो नारे लगते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं आपको एक बहुत बड़ा क्लेम करने जा रहा हूं। ठीक। आप इसको खुद, मैं आपके व्यूअर्स से भी कहूंगा, आपसे भी कहूंगा कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें कि महात्मा गांधी ने जो कहा था वही स्टैंड इस वक्त आयतुल्लाह ठीक है खामेनेई का प्रोफेसर है। जाफरी, हमारे साथ में महात्मा गांधी का हमारे साथ में अशोक सज्जनहार भी है, पूर्व राजनयिक है। अशोक सज्जनहार, आप सुन रहे थे, प्रोफेसर जाफरी को भी आप सुन रहे थे और पूरी स्थिति आप यहां पर देख रहे हैं। क्या आज की स्थिति में जिस तरीके से अमेरिका धमकी दे रहा है कि हम इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, क्या यह कदम उठाया जाएगा? क्योंकि इससे पहले जब भी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में दखलंदाजी देने की कोशिश की है, लिबिया हो, सीरिया हो या बाकी किसी भी राष्ट्र में, उस इराक हो, उसके बाद वहां पर सिर्फ तबाही का मंजर रहा है। तो क्या आज की स्थिति में आप ये देख रहे हैं कि क्या अमेरिका इसमें दखलंदाजी करेगा, घुसने की कोशिश करेगा? देखिए, दो तीन बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा। साहिल, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, एक तो बात है, जो कोई अगर ये कहे जो वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं जो आगे क्या करने वाले हैं, तो बिल्कुल ही इसको यकीन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए किसी को नहीं मालूम है जो वो क्या करने वाले हैं आगे। तो किसी ऐसा प्रिडिक्शन भी करना मेरे ख्याल से बहुत ही
डेंजरस होगा, बहुत ही इनएक्यूरेट होगा। दूसरी बात है, देखिए जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनकी जो मागा बेस है वो क्या चाहती है, जो आप बाहर की वॉर्स में इन्वॉल्व मत होइए, जो इन्वॉल्व हो भी रखे हैं उधर से भी आप अपने को डिसोसिएट करिए, उधर से आप निकल जाइए। तो मैं समझता हूं जो अगर वो अपनी मागा बेस के विरुद्ध जाएंगे और अपने सोल्जर्स को वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे, अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, फाइटर बॉम्बर्स हैं वगैरह वगैरह लगाएंगे, तो वो इस बेस के बिल्कुल विरुद्ध जाएंगे। और अभी आपने देखा है, चाहे वो स्टीव बैनन हो या और हो लोग जो उनकी मागा बेस के बड़े अच्छे सोचने वाले हैं, उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज भी उठाई है, जो हमको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तीसरी बात इसमें जो मैं समझता हूं, ये उनका मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक है, जो जितना भी हम ईरान के ऊपर दबाव ला सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, जिससे कि वो उसकी अपनी जो पोजीशन है उसको वो चेंज करे। और मेरा भी अपना देखिए अनुभव यही रहा है, अमेरिका के साथ मैंने काफ़ी नेगोशिएट किया है अलग अलग उसमें प्लेटफॉर्म्स पर, WTO हो वगैरह वगैरह। तो उनका है जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से वो शुरू करते हैं, और वही मेरे विचार से उन्होंने ईरान पर शुरू किया है, जो आप अपने इसको दे दीजिएगा, जिससे कि अपने एनरिचमेंट प्रोग्राम को खत्म कर दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा डॉटेड लाइन पर, जिस पर उनकी बात हो रही थी ओमान में। लेकिन 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 रविंद्र सचदेव, क्या अमेरिका रेजिम चेंज की तरफ देख रहा है? क्योंकि कई बार उनका यह कहना होता है खमेनी का रेजिम खत्म होना चाहिए, और यह मांग अमेरिका में कई सालों से रही है, जिसके वजह से ईरान और अमेरिका के रिश्ते भी हमेशा बिगड़ते रहे। क्या इसके वजह से ट्रंप ये बार बार धमकी देने की कोशिश करे और खमेनी पर पर्सनल अटैक एक तरीके से, कि हमें पता है कि आप कहां छुपे हुए हैं, क्या इसकी कोशिश यहां पर ज्यादा आपको नजर आती है रविंद्र सचदेव? थैंक यू। उसकी कोशिश है, बिल्कुल है, जारी है कुछ काफी वर्षों से, बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से वो नंबर 2 है प्रायोरिटी या एजेंडा में। पहला प्रायोरिटी है कि ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो कि क्लेम्ड है कुछ एनरिचमेंट लेवल तक पहुंच रहा है, उसको ध्वस्त कर दिया जाए। यहां पर जो ब्रिज आ गया है या जो फोर्क इन द रोड आया है ट्रंप के लिए, वो ये है, एक्चुअली रादर नेतन्याहू के लिए। नेतन्याहू को अपनी जिंदगी में इस समय के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा इस तरह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम टोटल ध्वस्त करने का। तो नेतन्याहू एंड इजराइल पूरी तरह से प्रयास में है कि अमेरिका इसमें उनके साथ आए। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, वेपन दे रहा है इजराइल को। हाँ, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को डिफेंड कर रहे हैं, बट ये जो बड़े बम हैं स्पेसिफिक और उनके लिए जो एयरक्राफ्ट है वो केवल अमेरिका पे है। तो पूरा प्रयास है नेतन्याहू एंड अमेरिका के अंदर भी एक पोर्शन का, मैं उस पर भी आता हूं, जो सज्जनार सर बोल रहे थे कि ये मौका है इस समय ईरान को फ्लैट आउट कर दो, तो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के लिए इजराइल मुक्त हो जाएगा किसी भी न्यूक्लियर खतरे से। क्योंकि अगर अभी रोक दिया, सीज फायर मानो करी, तो ठीक है, डैमेज हो गया है काफी, 5 साल बाद 10 साल बाद फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अभी इसे एलिमिनेट कर दो। अब इसमें जो मागा बेस की एम्बेसडर सज्जनहार कहते हैं बिल्कुल सही, अभी ट्रंप को डिसीजन लेने में शायद वक्त है, बट वो लीन कर रहा है, मुझे जो लग रहा है कि वो बॉम्ब करेगा। क्योंकि यस, एक मागा बेस पोर्शन है इनका, जो स्टीव बैनन हो गया, इनफैक्ट तुलसी गबार्ड, उसने भी कहा कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की ऐसा इनके पास वो फैसिलिटी अभी नहीं पहुंचे हैं, टकर कैल्सन, स्टीव बैनन, ये सब कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं इन्वॉल्व होने की। परंतु वही मागा में ट्रंप का एक बेस ये है जो वो कह रहा है प्रो इजराइल, और वो कह रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन खतरे में। तो इन दोनों चीजों के बीच में, और इधर नेतन्याहू से आप कहें प्रेशर या परसुएशन या आर्ग्यूमेंट या लॉजिक, कि ये वक्त है, खत्म कर दो, पीरियड खत्म, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इतने अनप्रेडिक्टेबल है अमेरिका के राष्ट्रपति की कुछ साल पहले उन्होंने हूती से समझौता कर लिया था, और तब तक वो कह रहे थे कि हम उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन उनसे उन्होंने समझौता कर लिया था। दूसरी तरफ जो एक न्यूक्लियर पावर नेशन है पाकिस्तान, उसके जो जनरल है मुनीर, उनके साथ में आज वो लंच कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम खत्म कर देना चाहिए। रविंदर जी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से खत्म करिए, उसके बाद मुझे संजय मेस्टन जी के पास भी जाना है। मैं क्विक इसी में कह रहा हूं, मुनीर से जो ट्रंप मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं?
मुनीर या तो ट्रंप को कुछ देगा या ट्रंप बोलेगा मेरे को तुम क्या दे सकते हो। तो इस समय पाकिस्तान अमेरिका को क्या दे सकता है? संजय मिस्टर, अमेरिका देगा बलूचिस्तान से मेजर एक्सेस जनरल इनटू मिस्टर, ईरान। ईरान जो धमकी दे रहा है कि हम अमेरिका के सैनिक ठिकाने ध्वस्त करेंगे अगर उन पर कार्रवाई होती है, तो क्या उम्मीद हम लगाए बैठे, क्योंकि अमेरिका ने निमित्ज को वहां पर मूव करना शुरू कर दिया है? देखिए, ऐसा है, ये लड़ाई जो अभी जिस प्रकार चल रही है, पहली बात तो मेरे को लगता है कि ये 2-3 दिन डिप्लोमेसी चलेगी। वाइस प्रेसिडेंट वॉन्स है और जो इनके स्टीव कॉफ हैं, शायद वो विटकॉफ, वो शायद बातचीत करें। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के भी ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और इनके जो एम्बेसडर है यूनाइटेड किंगडम में, वो भी बोल रहे हैं कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं। तो ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ईरान के लिए और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इस गैप को नैरो डाउन करने के लिए। मान लिया ये नहीं होता है, क्योंकि अभी दोनों पोजीशंस का स्टेटेड स्टांस बहुत क्लियर है। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एक ही है कि इनके न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को ध्वस्त करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर वो तख्ता पलट होता है वो फॉल आउट है। ईरान का भी स्टेटेड एम बहुत क्लियर है कि अगर हम पे यूनाइटेड स्टेट्स हमला करता है तो हम भी इनको रिटेलिएट करेंगे। तो अभी आपका जो सवाल है, देखिए, पहली बात, कुछ लोगों ने बोला ये ये अफगानिस्तान और इराक में भी अमेरिका गई थी, लेकिन वहां फर्क है। अमेरिका और इराक में इनके सोल्जर्स गए थे, बूट्स ऑन ग्राउंड थे और वहां पर नेटो फोर्सेस भी थे। इस टाइम अगर लड़ाई होती है, प्रेसिडेंट ट्रंप अगर लड़ाई का आदेश देते हैं, इसमें बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे। कोई भी सैन्य इनका बंदा ईरान में अटैक नहीं करेगा। जो भी अटैक्स होंगे वो लॉन्ग रेंज वेक्टर मिसाइल्स और ये एयरक्राफ्ट के जरिए होंगे। और किस फॉर्म में हो सकता है, मेरे को लगता है फॉर्म ये होगा कि ये जो B-2 बॉम्बर्स हैं ये टेक ऑफ करेंगे। एक सॉटी में ये 2 कैरी कर सकते हैं, जो इनकी कैरिंग कैपेसिटी है उसको मॉडिफाई करके। और इसकी जो ट्रैवलिंग कैपेसिटी है 11,000 किलोमीटर है विदाउट रिफ्यूलिंग, और रिफ्यूलिंग भी करते हैं तो 18,500 किलोमीटर हो जाता है। तो ये जाके ये बम्बार्ड करेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे हम अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के अचीव कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये होता है कि ईरान क्या करेगा। ईरान के पास बहुत ऑप्शंस हैं और वो अपनी मिसाइल्स यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी बेसेस हैं और 50,000 सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं आज की तारीख में गल्फ में, वो कर सकते हैं। लेकिन वो ईरान के फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि और यही बात है जो संजय मिस्टर जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो मैप पे हम वहां पर दिखा रहे थे कि संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कतर जैसे मुल्क में अमेरिका के बेड़े वहां पर मौजूद है और वहां पर हो सकता है कि ईरान रिटेलिएट करे। लेकिन आज की स्थिति में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि ईरान को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह कर देना चाहिए, जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको खत्म कर देना चाहिए, अगर वो होता है तो ये लड़ाई रुक सकती है। क्या सचमुच में ये लड़ाई उस पर रुक जाएगी या और कुछ चीज अमेरिका के राष्ट्रपति के मन में, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।